अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी दोस्त आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो आप सुनते हैं हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। और सामीन, आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनकी कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करते हैं। जब हम ब्रांड्स की बात करते हैं तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड सिर्फ कपड़े ख़रीदने की हद तक हो या खाना पीना हो या सिर्फ कोई शॉपिंग करना हो, उस वक्त तक ही ब्रांड मौजूद है, नहीं। लेकिन आजकल ज़िंदगी की ज़रूरत की हर चीज़ किसी न किसी ब्रांड से वाबस्ता है। आज हमारा जो ब्रांड है वो है डायमंड हिल्स अरेबिया ग्रुप और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मिस्टर कबीर अहमद मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डायमंड हिल्स अरेबिया ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम कबीर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं कबीर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ब्रांड्स अनलिमिटेड। बहुत जी, बहुत ही अहम टॉपिक है आज का हमारा और मैं ये समझती हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मतलब चाहे हम ऑफिस में हों चाहे हम कहीं भी हों तो ज़ाहिर है किसी न किसी बिल्डिंग में किसी न किसी उसमें बैठे होते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप हमारे सामीन को DHA जो आपका ग्रुप है उसके बारे में कुछ बताएं। आपने कब ये कामयाबी का सफ़र शुरू किया? एक्चुअली डायमंड्स अरेबिया कभी सब थोड़ा सा माइक के पास आ जाएगा। हाँ जी। अच्छा, डायमंड्स अरेबिया जो ग्रुप है ये हमने कोई तकरीबन 10-15 साल पहले इसको हमने बनाया था। बेसिकली हमारी शुरुआत सऊदी अरब से हुई। हमने पहले कंपनी जो बनाई वो सऊदी अरब में बनाई और सऊदी अरब में लास्ट 15 ईयर से बिज़नेस कर रहे हैं और वहाँ से बिज़नेस करते हुए फिर हमने पाकिस्तान के अंदर कंपनी खोली। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के चंद उन लोगों में से हैं जिनकी 100% ओन कंपनी है सऊदी अरब में। वरना आपको शायद पता हो तो वहाँ पे कफील सिस्टम होता है। बिल्कुल ऐसे है। तो अभी आज के दौर में सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं जिसपे 100% ओन कंपनीज होती हैं वहाँ पे। तो उसमें से एक हम भी हैं जहाँ वहाँ पे 100% ओन कंपनी चला रहे हैं। दैट कंपनी नेम इज़ इनोवेटिव कॉन्सेप्ट बट एक्चुअली पेरेंट कंपनी इज़ डायमंड्स अरेबिया विच इज़ बिलोंग्स फ्रॉम पाकिस्तान। तो डायमंड्स अरेबिया बेसिकली हमने जब बनाई उसके बाद इसको सऊदी अरब ले गए। सऊदी अरब ले जाने के बाद वहाँ पे अच्छा खासा काम किया। फिर उसके बाद सोचा 2-3 साल पहले कि वाई नॉट कि हम पाकिस्तान में इसके ऑपरेशन से स्टार्ट करें और जो इनोवेशंस और जो चीज़ें हम सऊदीया में कर रहे हैं हम उसको पाकिस्तान में लेकर आएँ। तो इसके पीछे कॉज यही है कि हम जो इस टाइम पे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे GCC में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, उसको हम पाकिस्तान में लेकर आए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी हाई राइज बिल्डिंग बनना शुरू हो गई हैं बट उसमें वो टेक्नोलॉजीज़ नहीं आ रही जो टेक्नोलॉजीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये इस तरीके से हमारा यानी कि सफ़र शुरू हुआ और अभी हम इस पर गामज़न है कि कुछ ना कुछ इसमें पाकिस्तान के अंदर करें। बिल्कुल। अच्छा, आप ज़ाहिर जैसे आपने कहा कि आपने अपने सफ़र का आगाज़ सऊदी अरब से किया था और क्या आप समझते हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आपने भी कहा कि अभी इतना कुछ यहाँ नहीं हुआ, लेकिन क्या आपकी कोशिश है कि ऐसे ही हाई टेक बिल्डिंग्स और जो मटीरियल्स इसमें लेटेस्ट किस्म की यूज़ हो रहे हों आप पाकिस्तान में भी इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन करें इसकी? हम इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इसमें हमें बड़ी सपोर्ट मिल रही है आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट्स के पास से कि वो इन चीज़ों को लेकर आएँ और जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टिंग तबका है, जो हमारे बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनको इस बात तक के लेकर आएँ, कन्विंस करें कि ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अगर आप सऊदी अरब में या किसी और भी मुल्क में देखें तो जो 40 स्टोरी बिल्डिंग है वो मैक्सिमम 1 साल में तैयार हो जाती है या 1.5 साल मैक्सिमम, बहुत लेट भी होती है। और हम पाकिस्तान में ही नहीं सोच सकते कि 40 स्टोरी बिल्डिंग 1.5 साल में क्या 3 साल में भी तैयार हो जाए। अगर आप फ्लैटों को देखें तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ चलता है, जो कोई अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो उसका जो एक पेमेंट शेड्यूल जो मिलता है वो भी 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का मिलता है। और विच इज़ आपने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा होगा जो ऑन टाइम फिनिश हुआ हो, हमेशा डिले ही हो जाता है। उसके पीछे रीजंस ये होती हैं, फाइनेंस के इशूज़ होते हैं या फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। इस वजह से अभी हम कन्विंस करना शुरू हुए और जो टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ कर रहे हैं कुछ हमने यहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस भी करा दी जो हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आई थिंक ये सबसे बड़ी वजह फाइनेंस की ज़रूर होती है। और क्या लोगों, अगर हम पाकिस्तान में बात करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, ज़ाहिर है यहाँ पर इससे कनेक्टेड डेवलपर्स हैं,
आपके कंस्ट्रक्टर्स हैं, आपके आर्किटेक्ट्स हैं, क्या जो कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं, ज़ाहिर है सऊदी अरब में तो आप हाई एंड चीज़ें यूज़ करें, तो जो ज़ाहिर आपका मटेरियल से रिलेटेड बिजनेस है, तो क्या आप देखते हैं कि यहाँ एक्सेप्टेंस है उस कॉस्ट के अंदर आपके हाई एंड मटेरियल को यूज़ करने की? बहुत रेयर है, एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, और जो पेमेंट्स की जो कमर्शियली इश्यूज हैं वो भी एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि जब आप कोई अच्छी चीज़ लगा रहे होते हैं तो उसमें आपको पता है थोड़ी सी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। बट हमारा एक माइंड सेट हुआ है कि एक तो काम हमने जल्दी करना है, शॉर्टकट करना है, और ऊपर से न्यू इनोवेशंस की तरफ नहीं जाना। जो हमारे वालिद साहब 20 साल से करते हुए आ रहे हैं, हम आपको क्यों आजमाएं, क्यों देखें, ये इस तरह की बातें बड़ी होती हैं, तो बहुत कम है। अभी आप समझ लेंगे कि आप 10 to 15% हम अब इसमें जो है ना अचीव किए चीज़ें, जो रेयर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको ख्वाहिश है कि हमें क्वांटिटी नहीं देखनी, क्वालिटी देखनी है, तो वो लोग इस चीज़ को अभी ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही करें, क्योंकि जब हम मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात करते हैं, केमिकल्स जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, तो बाद में जो प्रॉब्लम आता है, जब हम इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, तो बाद में जो मसले आते हैं उस वक्त फिर रहने वाले सोचते हैं कि पता नहीं इन्होंने इतने पैसे तो ले लिए लेकिन इसमें क्यों ये चीज़ इस्तेमाल नहीं की। ऐसा ही है। अब अगर अब आबादकार की बात कर लें या बिल्डर्स की बात कर लें, तो वो अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छा बनाते हैं, बट सॉरी टू से वो कोशिश नहीं करते कि कोई इनोवेशन लेकर आए, कोई नई चीज़ यूज़ कर लें, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो वाकईतन 20 साल से चल रही है बट वो उनके प्रोजेक्ट में आज तक के नहीं आए। क्यों? ड्यू टू सम रीजंस, कमर्शियल इश्यूज़ हैं, फाइनेंस के इश्यूज़ हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं यार इतने पैसे क्यों लगाएं आप। हालांकि आप अगर एक फ्लैट ले लें आज की तारीख में, तो 3 करोड़ रुपए से कम का कोई फ्लैट नहीं है। ऑफ कोर्स 30 मिलियन का एक फ्लैट आप ले रहे हैं, बट उस 30 मिलियन के अंदर अगर आपको 1 मिलियन या 2 मिलियन अगर आपको अपनी उसकी कॉस्ट में मिलाना पड़ रहा है, या आपको उसके अंदर आपने री इन्वेस्ट करना है, वो उसके ऊपर कोई नहीं सोचता। यानी 3 करोड़ रुपए का फ्लैट बेचना, आप 5-10 लाख रुपए लगा लें उसके ऊपर सिर्फ केमिकल्स की सूरत में, जिसकी लाइफ बढ़ जाएगी, वाटर प्रूफिंग के इश्यूज खत्म हो जाएंगे, आपके सेम थोर के इश्यूज खत्म हो जाएंगे, बट वो सारे के सारे मसले। बिल्कुल, और मैं ये समझती हूँ कि अगर हम क्लाइंट जो आपसे खरीद रहा होता है, अगर हम उसको थोड़ी सी अवेयरनेस देना कि आपको इतनी कॉस्ट एडिशनल देगी लेकिन आप फ्यूचर में किन चीज़ों से बच सकते हैं, तो आई थिंक कोई मना नहीं करेगा। ऐसा ही है। अगर आप इंडिविजुअल घर बना रही हैं या कोई भी बना रहा होता ना, तो आजकल के दौर में सोशल मीडिया ने इतना आसान कर दिया है कि अगर आपने कुछ लिख दिया वाटर प्रूफिंग, वो आ गई फ़ौरन, 25 कंपनियां आ जाएंगी उसमें, फिर आपके ऊपर आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं। बट फ्लैट्स के अंदर या कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो लाइफ ऐसे ही बहुत बिजी है। सही बात है। और ऊपर से फिर आपको टाइम, कोई प्रोजेक्ट वाला आपको ये नहीं बताया कि मैं क्या डाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ उसके अंदर। आप, मेरी तरफ से तो मैसेज यही कि आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें आप आर्किटेक्ट को, कंसल्टेंट को, इन सब लोगों को भी देखेंगे कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सही काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें आप। सो ट्रू। अच्छा कबीर साहब, अगर आपका एक प्रोडक्ट जो आपके केमिकल्स हैं, मल्टी टेक केमिकल्स, मैं चाहूँगी उसके बारे में हमारे सामीन को थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली जब हमने कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट किया और स्पेशलाइज कंस्ट्रक्शन कर रहे थे हम सऊदीया में, तो फिर हमने उस टाइम पे, क्योंकि मेरा पूरा एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और ऊपर से फिर कंस्ट्रक्शन केमिकल से मेरा पूरा एक्सपीरियंस है लास्ट 20-25 ईयर से, उसमें हमने ये सोचा कि जो प्रोडक्ट्स हम बाहर यूज़ कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी यूज़ हो रही हैं, वाई नॉट कि हम उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं और उस मैन्युफैक्चरिंग को पाकिस्तान में लोगों को कन्विंस करें और लोगों को बताएं कि किस तरीके से काम होता है। मल्टीटेक केमिकल बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग इस टाइम पे कर रही है, वो कर रही है टाइल बॉन्ड एडेसिव्स, ठीक है, टाइल ग्राउट्स, सेमिटिशियस वाटर प्रूफिंग्स, सेल्फ लेवलिंग प्रोडक्ट्स। सेल्फ लेवलिंग में एक पूरा सब्जेक्ट है, मैं आपको बताऊंगा उसका। तो और इसके अलावा कुछ नॉन श्रिंक ग्राउट्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम बना रहे हैं इस टाइम पे, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन यूज़ होते हैं और आफ्टर कंस्ट्रक्शन भी यूज़ होती हैं, ठीक है। वो सारे मटेरियल्स बना रहे हैं हम इसके अंदर, ये मल्टीटेक केमिकल्स। मल्टीटेक। तो क्या अगर कोई मेन, मैं कुछ केमिकल्स के बारे में जानना चाहूँ। अब अगर उसमें मेन प्रोडक्ट जो है सेमिटिशियस वाटर प्रूफिंग है, जो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन यूज होती है। अब आपने देखा होगा फ्लैट्स में आप जब रह रहे हैं तो उनके फसाड पे, यानी कि एक्सटीरियर पे, उस पे स्पॉट्स नजर आ रहे होते हैं जहाँ जहाँ वॉशरूम्स हैं बिल्डिंग के बाहर, बिल्कुल नजर आ रहे होते हैं, नजर आ रहे होते हैं। आप अगर गुलिस्तान जौहर इधर उधर चले जाएं तो उधर आपको बहुत कुछ नजर आएगा। नहीं, मैं बहुत हाई एंड जगह पे रहती हूँ, वहाँ पे भी नजर आता है। जी, वहाँ पे भी नजर आएगा। उसकी सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है वो ये कि आप छोटी सी कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। जब आप वॉशरूम बना रहे होते हैं या फिर जहाँ से आपकी सीवरेज की लाइंस जा रही होती हैं, तो वहाँ उसको आप वाटर प्रूफ नहीं करते हैं। जहाँ आपकी टाइल लगी होती है तो उस टाइम पे बिल्डर का या कॉन्ट्रैक्टर का ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार यहाँ तो पेंट आना नहीं है अंदर, तो टाइल लगा देंगे तो सारी खामियां उसमें छुप जाएंगी। तो बेसिकली वो गलत हो रहा होता है। टाइल का जो ग्रूव हो रहा होता है वहाँ से आपका पानी पेनिट्रेट करता है और वो फिर आपकी दीवार में
वो स्पॉट की स्टेन की शक्ल में वो बाहर आ जाता है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी कंक्रीट को ख़त्म करता है, आपके अंदर के रीबार यानी स्टील को ख़त्म कर रहा होता है, और फिर वो बिल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता झड़ना शुरू हो जाती है, क्रैक्स आना शुरू हो क्रैक्स आना जाते शुरू हो जाते हैं। क्रैक्स के हैं। बाद फिर वो अपना डिबॉन्ड होना शुरू हो जाता है। अब जो बिल्डिंग की लाइफ अगर लेट सपोज 80 साल है, 90 साल है, वो 20 साल बाद ही उसकी शक्ल बदनुमा सी हो जाती है। आपने देखा होगा बेशतर बिल्डिंग में, और बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स में। बिल्कुल सो ट्रू। तो उस वाटर प्रूफिंग हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो आपकी वॉशरूम्स में यूज़ होती हैं, स्विमिंग पूल्स में यूज़ हो रही होती हैं, और किचन्स में यूज़ हो रही होती हैं। वो सारी वाटर प्रूफिंग हम बनाते हैं यहाँ पे। उसके अलावा टाइल बाउंड बनाते हैं। टाइल बाउंड, टाइल एडेसिव वो चीज़ है जहाँ पे टाइल आपकी लग रही है। पूरे आप फ्लैट ले लें, कोई भी इंडस्ट्री ले लें आप, उसमें टाइल लग रही होती है, तो वो टाइल के नीचे उसका एडेसिव होता है जो आपके फ्लोर के साथ उसको पेस्ट करता है। ठीक है। अब वो जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, लार्ज प्रोजेक्ट्स, उसमें कोशिश लोग करते हैं कि हम वो टाइल बॉन्ड यूज़ ना करें क्योंकि उसकी कॉस्ट है। अब वो क्यों ना यूज़ करें, क्योंकि हम सीमेंट से लगा देंगे। अब वो एक जो मेसन है, हमारे मुल्क का अलमिया ये भी है कि जो मेसन होता है, जो कारीगर होता है, वही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट वो समझता सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, और वो इंटेलिजेंट होता है और हम मार खाते हैं। बिल्कुल। हम इंजीनियर्स होते हैं, हम प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स होते हैं, बट हम सुनते हैं किसकी है, मेसन की। और मेसन क्या करता है कि जी सर ये टाइल बॉन्ड आ गया। अब टाइल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप टाइल बॉन्ड लगाते हैं तो टाइल बॉन्ड आपका ड्राई होना शुरू होता है आफ्टर 30 मिनट्स। ठीक है। और सीमेंट क्या करता है, सीमेंट से अगर आप टाइल लगाते हैं तो वो इमीडिएट उसको वहाँ पे बॉन्ड कर देता है। अब जो लोगों को कॉन्सेप्ट दिया गया है कि यार इमीडिएट जो ड्राई कर देता है वो चीज़ बहुत अच्छी है, वो जो विच इज़ नॉट करेक्ट। बिल्कुल। आपको टाइल बॉन्ड इसलिए लगाते हैं कि अगर लेट सपोज टाइल आपने लगाई दीवार पे या अपने फ्लोर पे लगाई, टाइल टेढ़ी हो गई, उसकी ग्रूव नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तो आपके पास इतनी पॉट लाइफ होनी चाहिए कि आप उसको दोबारा निकाल के दोबारा उसको लगा दें और उसकी फिक्सिंग अच्छी हो जाए। आपने बेशतर जगहों पे देखा होगा कि आप जब फ्लोर पे चल रही हैं तो टाइल में से आवाज आ रही होती है, टाइल हिल रही होती है, ऐसा तो हॉलो सी है। हॉलो सी है। वो क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे वो सीमेंट लगाया जाता है, वो टाइल अपनी जगह छोड़ देती है। अच्छा। ड्यूरिंग सम टाइम, यानी कि अगर आज आपने लगाया तो आफ्टर 6 मंथ वो आवाज करना शुरू कर देगी, फिर वो हिलना शुरू कर देगी, फिर वो टूटती है। उसकी रीजन ही यही है कि वो आप सीमेंट से लगा रहे हैं। अगर आप उसको टाइल बॉन्ड से लगाएंगे तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ हम बनाते हैं यहाँ पे। ओके। उसकी तो इधर पाकिस्तान में अवेलेबल है? जी 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 जी, पाकिस्तान में अवेलेबल। पाकिस्तान में और भी लोग बना रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसको जो आपके हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर यूज़ नहीं हो रही। ओके। ये प्रॉब्लम है। तो जो इंडिविजुअल लोग घर बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल यूज़ हो रही हैं, उसमें बिल्कुल यूज़ हो रही हैं। और जो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे अच्छे कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व हैं वो भी इस्तेमाल करवाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो कबीर साहब आप इतना इम्पोर्टेंट काम करें, देखिए ये वाटर प्रूफिंग डिफरेंट टाइप ऑफ, ये जो आप बता रहे हैं बॉन्ड जो टाइल्स में यूज़ होता है, लेकिन इसके बारे में लोगों को पता ही होगा ना, जो बिल्डर्स हैं सब कुछ है। तो आप उस पर क्या, आप ज़ाहिर सऊदी अरब से यहाँ पर आपने कंपनी खोली है, तो कोई ऐसा काम कर रहे हैं आपकी कोई मार्केटिंग टीम या कोई आपकी, कि जिस पर अवेयरनेस भी तो लोगों को दी जाए कि हमें किस तरह अपने प्रोजेक्ट को मजबूत बनाना है? हम इसके ऊपर जो काम करते हैं वो आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और वो इस चीज़ को अडॉप्ट भी करते हैं कि जी हमने लेना है, और अपने प्रोजेक्ट्स की स्पेसिफिकेशंस में भी डाल रहे होते हैं कि आप ये ब्रांड यूज़ कर लें। बट इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे एजुकेशन करने की या किसी को बताने की ज़रूरत है वो हमारे बिल्डर हजरात हैं। उनको बताने की अशद ज़रूरत है कि भाई ये बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट है। आप अगर अपने पूरे प्रोजेक्ट की अगर वैल्यू देखें और इसकी कॉस्ट देखें तो वो 1% भी नहीं बनती। तो आप इसको अपने प्रोजेक्ट्स पे लाजमी यूज़ करें, क्योंकि कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट लिख के दे सकता है, उनको थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकता है, बट उनको ये नहीं कह सकता कि यार आप ये नहीं लगाओगे तो मैं अपना प्रोजेक्ट छोड़ दूंगा आपको। वो एक हर किसी की एक लिमिट है ना, उस लिमिट तक ही वो बोल रहे होते हैं। तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे जो रिनॉन प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें यूज़ हो रही होती हैं, बट मेजॉरिटी जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं हो रही। बिल्कुल। अच्छा, जब हम सऊदी अरब की कंस्ट्रक्शन मार्केट की बात करें और पाकिस्तान की बात करें, तो आप क्या देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड है, ठीक है, तो क्या इन रिसेंट ईयर्स में कुछ वो चेंज हुई है पाकिस्तान में और सऊदी अरब के, अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करना चाहूँ? सऊदी अरब तो देखें, अगर सऊदी अरब की बात करें तो वो हम पाकिस्तानी की जो कंस्ट्रक्शन है उससे वो 100 ईयर्स आगे है, और बहुत बड़ा फ़र्क है। उस फ़र्क को मैच करना तो इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। बट ये है कि मुझे जो यहाँ पे मैंने जब कंपनी बनाई थी तो मेरे जो सराउंडिंग की जो गैदरिंग है उसमें सब लोगों ने मुझे ऑल फॉल ही बकाया, बहुत अब्यूज़ किया कि भाई तुम सऊदी अरब से क्यों आ गए यहाँ पे कंपनी बनाने के लिए, तुम पागल हो, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। बट
मैंने ये काम इनिशिएट किया और आने के बाद मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। ये एक अच्छी बात है कि हमें पाकिस्तान के लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैं हालांकि काफ़ी अरसे बाद मार्केट में इन्वॉल्व हुआ, तकरीबन 10-12 साल में बिल्कुल आउट था मार्केट से, क्योंकि मैं वहीं पे फोकस था मेरा। बट जब यहाँ आया हूँ तो मुझे रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त मिला है, और लोग चाहते हैं कि कोई अच्छी से अच्छी चीज़ बनाए। स्पेशली जो इंडिविजुअली काम कर रहा है वो तो चाहता है कि मेरी चीज़ बेस्ट हो और मेरा नाम ख़राब ना हो, मेरा घर अच्छा बन जाए, मेरा प्रोजेक्ट अच्छा बन जाए। और अगर क्लाइंट को, अगर हम कोशिश करते हैं कि मेन क्लाइंट को कन्विंस कर लें जिसके पैसे लग रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमारा मार्केट से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और मैं ये समझती हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में लोग चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, स्पेशली जब आप किसी घर में रह रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट है तो उसको यकीनन बेहतर ही बनाना चाहिए। बात के मसाइल वाकई में, अगर आप गुलिस्तान जौहर या कोई और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, मतलब लिटरली शायद अंदर से घर फिर भी साफ़ सुथरे लोगों ने रखे होते हैं, लेकिन जब बाहर से गुजरते हैं तो इतना बुरा सा इंप्रेशन पड़ता है, बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है कि पता नहीं हम किस मुल्क में, शहर में रहते हैं। तो ये कराची में ज़्यादा मसले हैं, या हम लाहौर या दूसरे शहरों की बात करें तो वहाँ थोड़ा बेहतर है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल? अगर आप पंजाब को ले लें तो पंजाब ही हमारे कराची से, सिंध से 50 साल आगे। वहाँ की कंस्ट्रक्शन, वहाँ की जो लोगों की थिंकिंग है वो बहुत डिफरेंट है हमारे कराची के लोगों से। कराची के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब अपनी लाइफ में बिजी हैं और इतने एंगेज हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिलता कि इन सारी चीज़ों को देखें। बट मैंने पंजाब में, लाहौर में स्पेशली देखा है कि वहाँ की आप सिर्फ आप एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएं, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। सही बात है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़र्क है, बिल्डिंग्स का फ़र्क है, वो जो वहाँ पे पाकिस्तान बनने से पहले की जो बिल्डिंग्स जो हेरिटेज में आ गई हैं वो उनको कितना संभाल के रखा गया है, ये सारी चीज़ों का पर बड़ा फ़र्क है। ये तो सिर्फ यानी कि आपकी थिंकिंग का फ़र्क है ना, गवर्नमेंट का भी फ़र्क है, सारी चीज़ों का फ़र्क है उधर। सही बात है, बिल्कुल ओवरऑल फ़र्क है। बहुत मज़ेदार सवालात भी आ रहे हैं, और कबीर साहब लोग कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान आने मतलब आप पाकिस्तान में कैसे काम कर लेते हैं सऊदी अरब के बाद ना? क्या आपको मतलब कोई वो हुब्बे वतनी जिसे कहते हैं, या दिल में इस पाकिस्तान की मोहब्बत जागी थी जो आपने यहाँ आके सोचा कि यहाँ भी फ़ायदा दिया जाए? कह सकते हैं। मैं मतलब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा कि मैं अपने आप को भी ज़रा अच्छा साबित करने के लिए बोलूँ कि जी मुझे मुल्क से प्यार था तो मैं आ गया। ये सब चीज़ें अपनी जगह पे हैं, बट एक्चुअली जो टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, मैंने वहाँ बैठ के यही सोचा था कि पाकिस्तान में हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते। और पाकिस्तान में एज ए बिजनेसमैन में अगर इस चीज़ को लेके चला जाता हूँ तो मेरे लिए भी एडवांटेज है, मेरा अच्छा बिजनेस अच्छा एक्सपैंड हो जाएगा। और मेरी सोच ये है कि मैं 20 साल 30 साल सऊदी अरब में रह लूँगा, बट एंड ऑफ द डे में जब वापस ही आना है और अपने ही मुल्क में रहना है, अपना एक जो रिटायरमेंट लाइफ है मैंने पाकिस्तान में ही गुजारनी है, तो क्यों नहीं आज से पाकिस्तान में कुछ काम शुरू किया जाए, जिसके बाद कल को मैं अगर सऊदी अरब से वाइंड अप करके आता भी हूँ तो मुझे मेरी एक अपनी यहाँ पे कंपनी होगी और अपनी चीज़ें चल रही होंगी। तो ये मेरी एक सोच थी, और जो चीज़ें हम वहाँ यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों को हम यहाँ पे लाके इंट्रोड्यूस कराएं और उसको मार्केट में फोकस करें उसके ऊपर। बिल्कुल। और अच्छा, बट ये है कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम दिया जा रहा है और हम लिए भी रहे हैं, और चैलेंज है ना, बहुत चैलेंज है, बहुत ठीक है। देखिए मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट है ना, ठीक है, तो आई थिंक एक दिन आता है कि आप अपना लोहा मनवा लेते हैं। एग्जैक्टली, बस अपनी हिम्मत नहीं हारनी होती। ऐसे ही हमने जब परदेश में रह के अपनी चीज़ें मनवा ली हैं बीइंग ए पाकिस्तानी, तो हम अपने घर में क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और बस मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जी मेहनत जो है ना वो कंटिन्यूस होती है, तो उसको रोकना नहीं होता। एक दिन वो समंदर ऊपर से कतरा भी पत्थर पे गिर रहा होता है तो एक दिन उसमें सुराख हो ही जाता है, ठीक है। तो इसमें यह है कि रूफ ऑफ हीट प्रूफ कितने अरसे के लिए करवाना सेफ होता है मैक्सिमम, इस पर कोई जवाब दे सकते हैं? जी 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 बिल्कुल इस पर जवाब दे सकते हैं। इसमें ये है, देखें इसमें जिस टाइम पे मार्केट में प्रोडक्ट्स मिल रही हैं ना, वो एक बारिश या 2 बारिश तक के रुक रही होती हैं जो रूफ पर हो रही हैं। बहुत प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, वाइट कलर उसमें मिक्स कर देते हैं और कहते हैं जी हीट प्रूफ हो गया है और आप उसको यूज़ कर लें। उसमें सिमेंटिशियस प्रोडक्ट भी लगा देते हैं, एक्रेलिक लगा देते हैं। ये चीज़ें एक्चुअली रूफ के लिए है ही नहीं। रूफ पे अगर आपने वाक़ईतन कोई काम करना है लॉन्ग लास्टिंग, को 10 साल 15 साल के लिए काम करना है, तो उसके लिए पॉलीयूरेथन कोटिंग्स आती हैं जो विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। बट ये कि वो कहते हैं ना, आप एक दफ़ा रो लें और लाइफ
लाइफ टाइम की जान छुड़ा लें, सस्ता रोए बार बार। बात सस्ता रहे बार बार वाला हिसाब, तो वो काम ना करें। यहाँ पे क्या है कि लोग ये सोच लेते हैं कि यार सस्ता है अभी लगा लो फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। वो कॉन्सेप्ट हमें बदलना पड़ेगा। आप एक दफ़ा अच्छी चीज़ अच्छे ब्रांड की लगा लें। अब ब्रांड के ऊपर आपको फ़र्क क्या पड़ता है, जो मार्केट में प्रोडक्ट्स मिल रही है उसकी आफ्टर सेल सर्विस नहीं, इन चीज़ों में आफ्टर सेल सर्विस बहुत काउंट होती हैं। ये जो हीट प्रूफिंग, जो हीट प्रूफिंग है, वाटर प्रूफिंग है, टाइल एडिसिव, टाइल बॉन्ड है। अब अगर इसमें आफ्टर सेल सर्विस अगर आपको नहीं मिल रही तो वो लेना आपका मकसद सारा फौत हो गया। अब आपने किसी से सस्ती चीज़ ले ली और वो बाद में आपकी कॉल को आंसर भी नहीं कर रहा, तो फिर फ़ायदा क्या, वो आपने लाखों रुपए लगा दिए। और ये जितनी भी छोटी छत हो आपकी, रूफ हो, उस पर आपके 1-1.5 लाख रुपए तो आराम से चले जाएंगे। यानी वो पैसे आपके मतलब आपके चले गए अगर आपको किसी ने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं किया। तो अच्छे ब्रांड को यूज करें ताकि आपको आफ्टर सेल सर्विस मिले इसमें। सो ट्रू। अच्छा, किसी भी प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ, सारे पूरे प्रोजेक्ट को मटेरियल का इन्वॉल्वमेंट होती है, तो आप किस तरह उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, अब ज़ाहिर है 1 साल 2 साल 3 साल का प्रोजेक्ट है, मटेरियल को किस तरह इसकी सस्टेनेबिलिटी के सेम चीज़ ही आती रहे, उस पर कैसे काम करते हैं? उसमें तो देखें जी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारी R&D पूरी डेली बेसिस पे चल रही होती हैं। और जो इतने भी हमारे वेंडर्स हैं उनके साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि जो 2 साल 3 साल का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी वेंडर के साथ जिससे हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। तो उसमें प्राइस एक लॉक हो जाती है और वो प्राइस हम 3 साल के लिए 4 साल के लिए लॉक कर लेते हैं और उसी वजह से हम एक ही प्राइस पे मटेरियल निकाल रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में तो हर महीने प्राइस बढ़ जाती है। हाँ होती है, बट ये कि अगर आप बल्क क्वांटिटी में अगर आप अपने पास स्टॉक्स रख लें तो उसके अंदर आपको कोई फ़र्क नहीं। हम अपने पास जो भी स्टॉक लेते हैं प्रोडक्शन का वो मिनिमम 6 मंथ का रखते हैं अपने पास। ठीक है। तो अभी इस वक्त मैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो कोई मेजर प्रोजेक्ट्स बता सकते हैं जो आपने किए हों? प्रोजेक्ट्स बहुत सारे कर लिए हैं हम। SIUT में लगा रहे हैं मटेरियल्स, इंडस हॉस्पिटल में जो अभी शायर फैसल पे नया बन रहा है जी, उसकी जो रेनोवेशन हो रही है उसके अंदर भी हमने काफ़ी काम किया है। और उस पर हमारा टाइल बॉन्ड लगा है, मल्टी बॉन्ड CTG 703, और SIUT के हर हॉस्पिटल में लग रहा है। इंडस हॉस्पिटल में सप्लाई हो रही है और पीना शिफा में हमने सप्लाई की है। और भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर हम अभी सप्लाई कर रहे हैं और फिर रिटेल पे तो हर दुकान पे आपको नजर आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इसकी पैकिंग आपने कहा 25 kg की उसमें है और बल्क भी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बल्क पाएंगे? जी नहीं, उसके अंदर भी 25 kg की पैक साइज ही जाता है। ओके, 25 kg का पैक साइज हमने इसलिए रखा है, इसमें थोड़ी सी हमने हुबुल वतनी दिखाई है कि हमने इसकी जो प्राइस है इसमें हमारे यानी कि समझ लें कि हमारा जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल नॉमिनल सा है। हमने इसके अंदर 5 kg ज़्यादा दिया है। मार्केट में 20 kg की पैकिंग का अवेलेबल है, पाकिस्तान में हम वाहिद हैं जो 25 kg की पैकिंग में दे रहे हैं। ये लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि अगर आपके लेट सपोज की छोटी सी मिसाल है कि अगर 100 बैग आपके यूज़ हो रहे हैं आपके घर पे, तो वो 80 बैग आपको मिलेंगे वहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा, इसमें सवाल है, अच्छा सवाल है इनका कि इस वक्त मार्केट में ज़ाहिर टाइल बॉन्ड्स के बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स मौजूद हैं, तो कैसे पता चलता है कि ये चीज़ ओरिजिनल है या ऑथेंटिक है? ज़ाहिर है ये आपके लिए भी एक चैलेंज होता होगा, आपकी सेल्स टीम है, डिफरेंट लोग काम करते हैं, तो क्या आपके प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं कोई चैलेंज आता है आपको? इसमें हमें एडवांटेज है, नॉट अनफॉर्चुनेटली कहूँगा, एडवांटेज है क्योंकि टाइल बॉन्ड एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर जो रिनॉन्ड ब्रांड्स हैं वो 2-3 ही हैं। ठीक है। और उनकी कॉपीज बन रही होती हैं। ओके। और उसके लिए हर एक कंपनी ने एक लीगल टीम रखी हुई जो ऐसे लोगों को पकड़ रहे होते हैं जो उनके नाम की, अब जैसे हमने लॉन्च किया, हमारे नाम की भी कॉपी बनी है। अच्छा, हमने उनको पकड़ा भी है। अच्छा, तो आप वो यही कह रहे हैं कि ओरिजिनल है, कैसे पता चलता है? अब वो ओरिजिनल के पीछे एक तो हमने अपना रजिस्टर्ड जो TM होता है वो हमने लगाया हुआ है और दुकानों के ऊपर हमारी बैनरिंग हुई हुई है और दुकान पूरी ब्रांडिंग हुई हुई है और उसके ऊपर हमने कुछ ऐसी तस्वीर डाल दी हैं और एक ऐसी इंटेलिजेंस टीम हमने अपनी बना ली है कि जो एंड यूजर है उस तक के हम पहुंच रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। बट ये चैलेंज है मार्केट के अंदर कि कॉपीज फौरन आ जाती हैं और उस कॉपीज को हम पकड़ रहे हैं। अच्छा, यानी इसको भी लो, जैसे हम तो कहते हैं ना वो हमारे जो लॉन के कपड़े होते हैं हम बड़े ब्रांड के उसकी फिर से कॉपीज आ जाती है, तो इस तरह इसकी भी आ जाती है। इसकी तो बहुत आती है। अच्छा, आप सोच भी नहीं सकती है। पैकिंग भी बिल्कुल सेम होती है और बन वो किसी छोटी सी जगह पे रही होती है और वो लोग अब फॉर एग्जांपल हमारे
बॉन्ड की कीमत 600 रुपये, तो वो 400 रुपये में मिल रहा होता है। तो वो दुकान वाले भी इसमें बड़ी सपोर्ट करते हैं। दुकान वाले कहते हैं भाई वहाँ पे जो है इतने सस्ता बिक रहा है आपका, तो वहाँ से क्लिक हो जाती है चीज़ की, ये कैसे आ गई, ये तो हमारी कॉस्ट में भी नहीं है, तो इतना सस्ता कैसे मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। और मैं तो ये भी कहूँगी जो लोग भी खरीद रहे होते हैं कि उनके पीछे कंपनी के नाम लिखे होते हैं, तो वेबसाइट पे जाएं, कोई मैसेज भेज दें कंपनी को, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक कर लें। हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी अपने हर बैग पे लिख दिया। अच्छा, ठीक है। ताकि आपको अगर कोई भी क्यूरी हो आप उसके ऊपर फौरन कॉल करें और पूछ लें, और हम उस पर फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। और उसके ऊपर तो मैंने बंदे ऐसे बिठाए जो 24/7 उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, ग्रेट। ऐसा नहीं कि ओनली ऑफिस टाइमिंग में, आप रात के 1 बजे भी कभी किसी टाइम कॉल करें, आपको हमें रिस्पॉन्स मिलेगा हमारा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में यूजुअली एक आम नॉर्मल लेमैन को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। ठीक है, हम पेंट भी खरीदने जाते हैं, हमसे पूछ रहे होते हैं यार कौन सी कंपनी का पेंट आजकल अच्छा चल रहा है, और बस हम खरीद लेते हैं। उसके अंदर भी एक स्टोरी है कि अगर आप पेंटर को लेके जाके अगर आप पेंट खरीदती हैं तो वो अपनी मर्जी का पेंट आपको बोलेगा ये सबसे अच्छा है। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि उसका जो पेंट का डब्बा है उसमें से उसको टोकन मिलता है। सही है। वो टोकन ले जाके सबमिट कराता है वो शॉप पे, तो उसको उससे पैसे मिलते हैं। तो ये भी एक चक्कर है इसमें। सही बात है। ओह माय गॉड, इट्स अ बिग मार्केट। सो ट्रू, बिल्कुल सही बात है। और यकीनन, अच्छा एक और चीज़ बताएं, मतलब आप पाकिस्तानी मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको ये भी पता चल रहा होगा कि असल क्या है, नकल क्या है। ठीक है ना, तो ये असल नकल का खेल तो यहाँ बहुत चलता है। तो क्या बाहर इंटरनेशनल मार्केट में भी ऐसा कुछ ऐसे कोई मसाइल पेश आते हैं आपको? ऐसा है वहाँ पे भी, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है, वहाँ पे भी है, बट वहाँ पे बड़ा कंट्रोल्ड है और वहाँ पे लोगों को फौरन पकड़ लिया जाता है। अच्छा, ओके, फौरन पकड़ लिया जाता है। बिल्कुल सही, वहाँ पर रूल्स पॉलिसी बहुत अच्छे रूल हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो सब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन मटेरियल्स हैं? जी जी जी, सारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, और इको फ्रेंडली नहीं होगा तो उसकी अप्रूवल्स भी नहीं आएंगी यहाँ पे। और हम इसकी सारी जितने भी ASTMs यूज़ कर रहे हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारे यूरोपियंस और US स्टैंडर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं जो इको फ्रेंडलीज हैं। अच्छा, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं क्या इसकी वारंटीज भी मौजूद है? जी, इसकी वारंटीज हम देते हैं। जो प्रोडक्ट आप लेट सपोज अगर वाटर प्रूफिंग यूज कर रही हैं तो कम से कम उसकी 5 साल की तो हम वारंटी देते हैं। सही, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे लगा शो पे आके? रेडियो की अहमियत को कुछ? रेडियो तो देखिए जी पार्ट ऑफ लाइफ है, और मेरे ख्याल से आने वाले 100 साल तक ये ऐसे ही होगा। और मैं नहीं समझता कि रेडियो कभी ज़िंदगी में ख़त्म होगा, और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रेडियो। बिल्कुल, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि रेडियो एक ऐसी वाहिद टेक्नोलॉजी है जो अभी तक एब्सोल्यूट नहीं हुई है। मर्सिडीज़ में बैठेंगे तो आज भी रेडियो वहाँ मिलेगा आपको, क्योंकि मोबाइल्स आते हैं हर वक्त, उनकी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाती है, नया मोबाइल आ जाता है, लेकिन रेडियो हमेशा जिंदा है। कोई भी मोबाइल आ जाए उसमें रेडियो लाजमी होगा। रेडियो लाजमी होगा। और रेडियो वो वाहिद मीडियम है जिसको सुनने के लिए ना आपको कोई मेहनत करनी है, सिर्फ आपको अपने कान जो है ना वो बस खुले रखने और ट्यून करना है 105 को हमेशा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, ज़िंदगी में मेहनत करते रहिए, और मेहनत ही मैं कहूँगी कि हर कामयाबी की चाबी है। बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सो मच कबीर साहब, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का भी अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए ब्रांड के साथ और नए कामयाबी के सफ़र के साथ। अल्लाह हाफिज़।